गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद थे, उनकी सूरत किस प्रकार की थी। तो प्रेमचंद की गोरी सूरत, काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूछें थी। प्रेमचंद का जन्म, प्रेमचंद के जन्म के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद का जन्म है वो वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद के पिताजी का नाम अजैबलाल और माताजी का नाम आनंदी था। जब प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। अब बचपन में जो प्यार बच्चों को चाहिए होता है, प्रेमचंद को वो प्यार नहीं मिल पाया था और इसका वर्णन उन्होंने अपने एक उपन्यास कर्मभूमि में चंद्रकांत पात्र के माध्यम से किया है। जब प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। अब धनपत राय का घर में मन नहीं लगता था क्योंकि माताजी तो उनमें कमियां कमियां निकालती थी, इसलिए वो घर से चले गए थे बाहर खेलने के लिए। बाहर बच्चों के साथ वो गुल्ली डंडा खेल खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, आम की केरियां चुनते थे, मटर की फलियां तोड़ते थे, हवाई किले बनाते थे। इस प्रकार के खेल वो बच्चों के साथ में खेलते थे। अब धीरे धीरे प्रेमचंद का मन है वो पढ़ने में लग गया। तो प्रेमचंद है वो कहानियाँ पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे। इस प्रकार से उन्होंने हजारों कहानियाँ और सैकड़ों उपन्यास हैं वो छोटी सी उम्र में ही पढ़े डाले थे। उस समय जो उपन्यास और कहानियाँ लिखी गई थी ना, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? उर्दू भाषा में ही लिखी गई थी। अब प्रेमचंद तो छोटे ही थे, है ना, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। ऐसे में जो गणित विषय है ना, वो उनको बहुत ही कठिन लगता था, बहुत कठिन लगता था। इस कारण से उनके अच्छे अंक नहीं आ पाए। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने 1919 में बीए भी कर लिया था और उनकी छोटी सी उम्र में ही शादी भी कर दी थी। अब शादी होने पर ही सारा बोझ तो हो ही जाता है भाई, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, कमाना पड़ता है, सभी घर का खर्चा उठाना पड़ता है। ऐसे में उनकी छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी थी। जिस लड़की से इनकी शादी की थी वो लड़की इनसे 10-12 बरस बड़ी ही थी और अक्ल से भी कमज़ोर थी। अक्ल से कमज़ोर मतलब नासमझ थी, है ना। उसको जैसे कहा जाता था वैसा नहीं करती थी। अब धनपत राय ने तो जैसे तैसे करके थोड़े दिनों तक तो उस बीबी का साथ निभाया और जब उससे का साथ निभाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली और वो दूसरी लड़की थी वो बाल विधवा थी। बाल विधवा क्या होती हैं? उस लड़की की छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी और उसका पति मर गया था। तो छोटी उम्र में ही लड़की शादी कर देते हैं और उसका पति मर जाता है तो उसको कहते हैं बाल विधवा, है ना। और जिसे बाल विधवा लड़की से इनकी शादी हुई थी उसका नाम था शिवरानी देवी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, है ना। तो शिवरानी देवी के साथ में उनकी शादी हो गई थी। अब ये भी एक साहस और आत्मबल का कार्य था। कैसे था? क्योंकि उस समय ना विधवा विवाह इतने प्रचलित नहीं थे, है ना। बाल विवाह भी होते थे, विधवा विवाह है इसको भी इतनी अनुमति नहीं थी। तो समाज के साम जो जिस काम में समाज की अनुमति नहीं होती ना, वो काम करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में काम करना भी कठिन था, फिर भी प्रेमचंद ने अपने साहस और आत्मबल का परिचय भी दिया था। हमने अब तक यहाँ तक ही पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही,
पढ़ाकू, मतलब पढ़ने में तो उनकी रुचि तो थी ही, कलम भी चलने लगी, कलम चलने लगी मतलब लेखन कार्य भी वो करने लगे थे। पढ़ने में तो उनकी रुचि थी और वो लेखन कार्य भी करने लगे थे। मैट्रिक पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया। चस्का होता है शौक। मैट्रिक होता है 10वीं, 10वीं पास करने से पहले ही वो लिखने का कार्य करने लगे थे। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता, वक्त होता है समय, है ना। पढ़ाई और ट्यूशन के बाद में जो भी समय बचता था वह सारा सारा किस्से कहानियाँ पढ़ने में लगाते। किस्से कहानियों का जो भी असर दिमाग पर पड़ता उसे अपनी सहज, सहज होता है आसान, कल्पना में घोल घोल कर वे नई कथा वस्तु तैयार करने लगे और वह कागज़ पर उतरने भी लगी। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि धनपत राय थे तो उनकी पढ़ने में तो रुचि थे ही, साथ ही वो लेखन कार्य भी करने लग गए थे। और इस प्रकार से लेखन कार्य जब वो कर रहे थे तो उनका शौक और भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। और जब भी उनको समय मिलता था तो वे अपना सारा समय वो किस्से कहानियों में ही पढ़ने में, लिखने में, इनमें लगाते थे, है ना। पढ़ाई भी कर रहे थे, ट्यूशन भी कर रहे थे, लेकिन जब समय बचता था तो वो कहानियाँ पढ़ते और लिखते भी थे। इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने लेखन कार्य करना शुरू कर दिया था। 1901-2 में उनके 1-2 उपन्यास निकले। देखो उन्होंने जो उपन्यास लिखे थे ना, तो उस उपन्यास का प्रकाशन है 1901 और 2 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1901 में हुआ था, 1901-2 दे रखा है ना, तो 1901 में ही उनके उपन्यास है ना, उनका प्रकाशन होना शुरू हो गया था। तो 1901-2 में उनके 1-2 उपन्यास निकले। कहानियाँ 1907 में लिखनी शुरू की, और कहानियाँ कभी लिखनी शुरू की थी 1907 में, है ना। तो ये ध्यान में रखना कि उनके उपन्यास की शुरुआत कब हुई थी, 1901-2 में। और कहानियाँ कौन से सन में लिखनी शुरू की थी, 1907 में। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ की कई गल्प रचनाएं पढ़ी थी। प्रेमचंद ने उनके उर्दू रूपांतर पत्रिकाओं में छपवाए। पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रतन, जो 1907 में कानपुर के उर्दू रूपांतर मासिक जमाना में प्रकाशित हुई, है ना। तो जो पहली जो इनकी कहानी थी वो कौन सी थी, संसार का सबसे अनमोल रतन, जो कब प्रकाशित हुई, 1907 में। कौन से समाचार पत्र में, जमाना में। ध्यान में रखना इस बात को कि इनकी जो पहली कहानी थी वो कौन सी थी, तो इनकी पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न। यह कहानी कब प्रकाशित हुई, यह कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी कौन सी पत्रिका में संपादित हुई, तो यह कहानी जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। जमाना में धनपत राय की अन्य रचनाओं का प्रकाशन 1903-4 से शुरू हो गया था। 1904 के अंत तक नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। अब इसमें जो चर्चा आई है पत्रिका की, वो उसका नाम था जमाना। अब प्रेमचंद ने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। और फिर संसार का सबसे अनमोल रत्न जो सबसे पहली कहानी थी वो 1907 में प्रकाशित हुई जमाना नामक समाचार मासिक पत्रिका के माध्यम से। तो इस प्रकार से उनकी रचनाओं का प्रकाशन 1903-4 से शुरू हो गया था और 1904 के अंत तक नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। अब आती है 1905 की, है ना। उस 1905 तक आते आते प्रेमचंद तिलस्मी, एआई और काल्पनिक कहानियों के चुंगल से छुटकर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाएं दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। पहले जो कहानी लिख रहे थे ना वो किस आधार पर थी, काल्पनिक थी। तिलस्मी थी, तिलस्मी यानी जादूगर वाली, कुछ ऐसा हो जाता है, जादू हो जाता कहानियों में, तो इस प्रकार तिलस्मी कहानी थी। एआरी कहानी, तो इस प्रकार की कहानी लिख रहे थे।
लेकिन उस समय अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था। आपको तो पता ही है कि अपना देश से प्रेमचंद के समय अंग्रेजों का गुलाम था। अब अंग्रेजों का गुलाम था तो अब ये कहानी किस पर लिखनी चाहिए? अपने देश पर है, राष्ट्रीयता पर है, जो क्रांतिकारी भावना है उन पर है। तो उन्होंने भी राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं पर ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। कब? 1905 ईस्वी में। कब किया था? ध्यान में रखना, 1905 ईस्वी में। सभी को देश की गुलामी खटकती थी। विदेशी शासन की सुनहरी जंजीरों के गुण गाने वाले गद्दार देशद्रोहियों के खिलाफ सभी के अंदर नफरत खोलती थी। गद्दार, गद्दार जानते हो क्या कि गद्दार किसको कहते हैं? यहाँ पर एक शब्द आया है गद्दार, किसको कहते हैं? गद्दार होता अपने देश के साथ धोखा करने वाला, है ना। अपने देश के साथ जो धोखा करता है ना, उसी को ही गद्दार कहते हैं। तो सभी को ही देश की गुलामी खटकती थी। भाई अंग्रेजों गुलाम कौन रहना चाहिए? तो गुलामी तो सबको ही खटकती थी। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ के थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे, तो उन पर भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था अपनी पत्रिका के माध्यम से, है ना। तो अपनी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने उन गद्दारों पर, देशद्रोहियों पर के खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया था। शाम को जमाना के दफ्तर में घंटों देशभक्तों का अड्डा जमता। अब जो देशभक्त लोग थे ना, वो प्रेमचंद जी के पास आने लगे थे, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं पर लिखना शुरू कर दिया था ना। तो ऐसे में देशभक्त इनके पास आते थे। प्रेमचंद को राष्ट्रीयता की दीक्षा इसी अड्डे पर मिली थी। कौन से अड्डे पर है? जमाना के दफ्तर में। कहाँ पर है? जमाना में। जमाना है ना, उसके दफ्तर में देशभक्त आते थे और उनको राष्ट्रीय शिक्षा है ना, इसी दफ्तर में मिली थी। अड्डा किसको बताया है? इस जमाना के दफ्तर को बताया है। एक साधारण कथाकार वही युग दृष्टा साहित्यकार के रूप में ढलने लगा। बड़ी से बड़ी बातों को सीधे और संक्षेप में कहना या लिखना प्रेमचंद ने यही सीखा कि बड़ी से बड़ी बात को छोटा किस प्रकार से करके लिखा जाए कि पढ़ने वाले के समझ में आ जाए। अब कोई वाक्यांश होता है जो बड़ा होता है, यदि उसी को ही छोटे रूप में कहा जाए और लोगों की समझ में आ जाए, तो इस प्रकार का कार्य है वो प्रेमचंद को आने लगा था, है ना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें बताया गया है कि 1905 तक आते आते उन्होंने तिलिस्मी यारी और काल्पनिक कहानियाँ लिखना बंद कर दी थी। कौन सी? इस पर लिखने लगे थे? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और यही राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं पर लिखना उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? वो जमाना के दफ्तर से ही इनको इसकी दीक्षा मिली थी, है ना। जमाना के दफ्तर में ही इनको क्या मिली थी? इसकी दीक्षा मिली थी। वहीं पर ही देशभक्त आते थे और तब इनको ये हो गया कि मुझे भी अपने राष्ट्रीय के लिए लिखना है, राष्ट्रीय भावनाएं हैं, क्रांतिकारी भावनाएं, उन पर लिखना है। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी लिखने की? लिखने की सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये थी कि बड़ी से बड़ी बातों को सीधे और संक्षेप में कहना या लिखना इनको आता था। कि बड़ी से बड़ी बात को ये सीधा और संक्षेप में कह भी सकते थे और लिख भी सकते थे। ठीक है, आगे आता है नई पत्नी के साथ रहने लगे। नई पत्नी जो विधवा थी ना, इनकी पत्नी, है ना, भी एक बाल विधवा से इन्होंने शादी की थी, उसके बारे में बताया है। क्या नाम बताया था उसका? शिवरानी देवी, है ना। तो शिवरानी देवी को बताया इनकी नई पत्नी, है ना। तो नई पत्नी के साथ रहने लगे, तब से लिखाई का सिलसिला जम गया। 1905 से 1920 के दरमियान, दरमियान होता है बीच में, दरमियान क्या होता है? बीच में, कि 1905 से 1920 के बीच में प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। अनेक छोटे बड़े उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ, पत्र पत्रिकाओं में निबंध और आलोचनाएं भी कम नहीं लिखी।
यानी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, कहानियाँ इन्होंने लिख दी, उपन्यास इन्होंने लिख दिए, निबंध इन्होंने लिख दिए, आलोचनाएं इन्होंने लिख दी, है ना। तो 1905 से लेकर 1920 तक इन्होंने खूब लिखा है ना। क्या क्या लिखा है देखो, कहानियाँ और उपन्यास हो गए ना, पत्र पत्रिकाओं में निबंध हो गए, और आलोचना हो गई। आलोचना क्या होती है? आलोचना होती है, कोई काम होता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है ना, तो उन कमियों को निकालना और उनके बारे में बताना, वो आलोचना ही कहलाती है। मास्टरी के दिनों में भी लिखते रहे थे। स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे। अक्सर दौर पर रहना होता था, फिर भी रोज कुछ ना कुछ लिख लेते थे। 1920 के बाद ज़्यादातर वे हिंदी में ही लिखने लगे। शुरुआत में वो कौन सी भाषा में लिख रहे थे? उर्दू भाषा में। ध्यान में रखना, उन्होंने साहित्य उर्दू भाषा में ही सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, और लिखना भी उन्होंने उर्दू भाषा में ही शुरू किया था। 1920 के बाद में वो हिंदी में लिखने लगे थे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि 1901 में तो उन्होंने उपन्यास लिखने शुरू किए थे ना, है ना। तो वो उर्दू भाषा में उन्होंने लिखे थे। माधुरी लखनऊ के संपादक होने पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की झलक हिंदी संसार को मिलने लगी। माधुरी क्या है? ये एक समाचार पत्रिका है माधुरी, है ना, जो लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पर है? लखनऊ में, है ना। तो ये जो माधुरी जो समाचार पत्र है ना, इसी के संपादक होने की प्रतिभा और योग्यता है ना, इनमें देखने को मिली थी। फिर भी जमाना को प्रेमचंद का मौलिक उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रही, है ना। तो जमाना में तो माधुरी में तो हिंदी में छपती थी, लेकिन जमाना में उर्दू में छपती थी, है ना। ये बताया ना, उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रही। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन जब्त हुआ। अब इस संकलन का क्या नाम था? कहानियों का संकलन। किसका था? कहानियों का संकलन था, जिसका नाम था समर यात्रा। जिसका नाम था समर यात्रा। ये प्रेमचंद की कहानियों का संकलन था। प्रकाशित होते ही अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक को आपत्तिजनक घोषित कर दिया। सरस्वती प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियां उठा ली गई। अब इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है कि 1905 से लेकर के 1920 के बीच में प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने अनेक छोटे बड़े उपन्यास लिख दिए थे, सैकड़ों कहानियाँ उन्होंने लिख दी थी, पत्र पत्रिकाओं में निबंध इन्होंने लिख दिए थे, और आलोचनाएं भी लिख दी थी। ये सारा लेखन कार्य उन्होंने 1905 और 1920 के बीच में ही किया था। अब वो स्कूल के सब डिप्टी इंस्पेक्टर तो थे ही, इसलिए दौरे पर भी उनको रहना पड़ता था, लेकिन जब भी उनको समय मिलता था वो लेखन कार्य करते थे। 1920 के बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। शुरुआत में कौन सी भाषा में लिखते थे? उर्दू में। लेकिन 1920 के बाद में उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर दिया था। माधुरी नामक जो लखनऊ के संपादक होने पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की झलक है, वो हिंदी संसार को मिलने लगी। और जमाना में कौन सी भाषा में वो लिखते थे? उर्दू भाषा में, है ना। माधुरी नामक में तो वो हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिख रहे थे, और जमाना में उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं लिख रहे थे। 1930 में प्रेमचंद का एक संकलन जब्त हुआ था। 1930 में प्रेमचंद का कहानियों का एक संकलन जब्त हुआ था। उसका क्या नाम था? समर यात्रा। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन जब्त हुआ था, जिसका नाम था समर यात्रा। अब जब ये समर यात्रा जो संकलन प्रकाशित हुआ था, इसमें
अंग्रेजों को यह आपत्ति होने लगी थी कि कहीं इस देश के लोग जागरूक न हो जाएं, क्रांति न कर दे, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे आपत्तिजनक घोषित कर दिया था और सरस्वती प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियां उठा ली गई थी। अब वे अपना निजी पत्र निकालना चाहते थे। अब वे अपना निजी पत्र निकालना चाहते थे। निजी होता है अपना, स्वयं का। निजी होता है स्वयं का। पत्र निकालना चाहते थे। ये जमाना था, माथुरी थी, ये तो अन्य के थे, लेकिन अब वे सोच रहे थे कि मुझे अपना खुद का पत्र निकालना है। तो पत्र पत्रिकाएं संपादित करने की दीक्षा दरअसल प्रेमचंद को कानपुर में ही मिल चुकी थी। सन 1905 में जमाना और आज़ाद के कॉलम उनकी कलम के लिए खेल का मैदान बन चुके थे। सन 1921-22 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका मर्यादा का संपादन बड़ी कुशलता से किया था। अब वे मंजे हुए पत्रकार थे। फलतः 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण। तो इसमें यह बताया है कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में काम किया था और फिर उनकी स्वयं की कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी जिनका उन्होंने संपादन किया था। तो इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया है कि उन्होंने 1905 में तो जमाना और आज़ाद इन पत्र पत्रिकाओं में काम करना शुरू किया था और 1921-22 में मर्यादा नामक पत्र पत्रिका थी उसमें संपादन का कार्य किया था और 1930 में हंस निकला था और 1932 में जागरण। ये पत्र पत्रिकाएं किसकी थी? प्रेमचंद की। हंस 1930 में और 1932 में जागरण। ये पत्र पत्रिकाएं स्वयं प्रेमचंद की थी। हर दर्जे पर ईमानदारी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने की मुस्तैदी, खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन, सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता, बाहरी और भीतरी बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह रखने का संकल्प, हर तरह के शोषण का विरोध, अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे। तो इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद है ना, वो हर जगह अपनी ईमानदारी निभाते थे, है ना, अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करते थे। तो हर दर्जे पर ईमानदारी और अच्छी ड्यूटी है वो अच्छी तरीके से निभाते थे। और मुस्तैदी होता है चुस्ती। मुस्तैदी किसको कहते हैं? चुस्ती। जो सुस्त होता है ना, चुस्ती होता है मुस्तैदी, है ना। तो अपनी ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से करते थे, अच्छी तरह निभाते थे, है ना, चुस्ती दिखाते थे। खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन थी उनमें, कि खुद तो दुख झेलते थे लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन थी। सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता। आतुरता होता है व्याकुलता। आतुरता किसको कहते हैं? व्याकुलता को कहते हैं। ये ध्यान में रखना बेटे, है ना। आतुरता कहते हैं व्याकुलता को। तो सौ बंधनों में जकड़ी हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने देश में 100 सालों तक राज किया ना, 100 सालों तक राज किया था। तो उसके बारे में बताया, 100 बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए व्याकुल थे। और जो दुखी लोग थे ना, उनके भी दुख दूर करने की लगन उनमें थी कि किसी प्रकार से उन लोगों को सुख दिया जाए। बाहरी और भीतरी बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह रखने का संकल्प है कि बाहर और भीतर जिस प्रकार की भी जो भी बुराइयां हैं, लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। आगाह, आगाह का मतलब क्या हो गया? सावधान। क्या होता है? सावधान होता है। तो बाहर और भीतर जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं,
हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, है ना। आज्ञा का अर्थ हो गया सावधान। हर तरह के शोषण का विरोध, कि हमें हर तरह के शोषण का विरोध करना चाहिए। अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखाओ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी अपना ली थी। अब इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद थे, वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि हर व्यक्ति खुश रहे। हर व्यक्ति को खुश ही देखना चाहते थे। वो हर व्यक्ति के दुखों को दूर करना चाहते थे। और जो 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया था, वो इस राज को ख़त्म करना चाहते थे। अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लोगों को कहा था कि बुराइयों के नज़दीक मत जाओ, बुराइयों से दूर रहो और सावधान रहो। किसी भी तरह का शोषण है वो स्वीकार मत करो, बल्कि उस शोषण का विरोध करो। क्योंकि अंग्रेज शोषण ही करते थे भारतीयों का, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जब शोषण कर रहे हैं तो हमें उनको सहन नहीं करना है, उनको सहन नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उस शोषण का विरोध करना है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था। प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था? तो प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, बहुत ही विनम्र था। उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था, है ना। देश की आज़ादी के लिए जो प्रेरणा थी ना, वो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसको बताया स्वाभिमान, देश के लिए, हित के लिए कार्य करना। दिखाओ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये उनकी विशेषताएं थी कि प्रेमचंद का स्वभाव किस प्रकार का था, या प्रेमचंद की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, स्वाभिमान उनमें कूट कूट का भरा था, दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आपके इतना समझ में आया होगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, देखना। धन्यवाद।